वेरी गुड इवनिंग। ये है आज का हमारा जो लेक्चर है वो है हिंदी नेट या और केवीएस दोनों के लिए ही, क्योंकि केवीएस में एनसीईआरटी के साथ साथ स्नातक कोर की जो पुस्तक है वो भी ऐड की गई है। इसलिए ये नेट और केवीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और नेट की प्रथम इकाई है, उसमें ये शामिल है साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली हिंदी का उदय और विकास। तो आरंभ करते हैं। ये एक बड़ी ही ऑथेंटिक बुक है, उसी में से लिए गए नोट्स हैं, तो आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि इसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं मिलेगी, जिस पर आप श्योर हो सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। भाषा एक सतत विकासशील प्रक्रिया है। कोई भी भाषा किसी एक दिन की उपज नहीं होती, बल्कि उसकी अपनी एक परंपरा होती है। खड़ी बोली हिंदी की भी यही स्थिति है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अववट और अववट से हिंदी का विकास हुआ है। तो ये आपके सामने है कि किस तरह से जो भाषा है, हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ है। काफ़ी सारे एग्जाम में देखा गया है कि इसमें से सीक्वेंस जो आपको एमसीक्यू मिलता है उसमें से संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और सीधा हिंदी मिलता है, बीच में अववट नहीं मिलता है। और कहीं कहीं अववट मिल भी जाता है, क्योंकि अपभ्रंश और अववट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके बाद प्राचीन संस्कृत भी लिखा जाता है, कहीं कहीं पर प्राचीन संस्कृत या वैदिक संस्कृत भी लिखा जाता है। तो इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, इसका सीक्वेंस यही रहेगा। अमीर खुसरो, जिसका वास्तविक नाम अब्दुल हसन था, आदिकाल में खड़ी बोली की को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि थे। तो याद रखना है कि अमीर खुसरो, जिनका वास्तविक नाम, यहाँ पर दो क्वेश्चन बन रहे हैं, अब्दुल हसन था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अब्दुल हसन। और आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि थे। तो याद रखना है कि आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में जिसने प्रचलित किया वो कौन थे? अमीर खुसरो थे। हिंदी भाषा का मध्यकाल उनकी सह भाषाओं का विकास काल था। देखिए, हिंदी भाषा का मध्यकाल जो है उनकी सह भाषाओं का विकास काल था। इस दौर में ब्रिज भाषा, अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, दक्षिणी हिंदी का प्रचुर विकास हुआ और उनके स्वरूप में पर्याप्त निखार आया। मध्य युग में खड़ी बोली हिंदी के गद्य का जहां तक प्रश्न है, इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि मैथिली गद्य का प्रारंभ 14वीं सदी में हुआ। ज्योतिश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर सबसे प्राचीन गद्य ग्रंथ है। देखिए, मैथिली गद्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ किसको माना गया है? ज्योतिश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर। राजस्थानी गद्य के अंतर्गत ख्यातों, बातों और वचनिकाओं में गद्य का प्रौढ़ रूप देखा जा सकता है। ख्यातों, बातों और वचनिकाओं ये गद्य विधाएं हैं जिनमें राजस्थानी गद्य देखा जा सकता है। आगे है, गोरखपंथी साधुओं की रचनाओं में ब्रिज भाषा गद्य के नमूने मिलते हैं। ब्रिज भाषा गद्य के सर्वप्रथम लेखक कहे जाने वाले गोरखनाथ को कोई प्रमाणिक रचना नहीं मिलती है। 16वीं सदी में ब्रिज भाषा में वल्लभ संप्रदाय के आचार्य विठलनाथ ने श्रृंगारिक रस मंडल नामक ग्रंथ गद्य में लिखा है। गोकुलनाथ ने 284 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता ब्रिज भाषा गद्य में ही लिखा है। तो यहाँ पर आपको भाषा मिल रही है। गोकुलनाथ 284 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता की अगर भाषा पूछी जाए कि किस भाषा में लिखा गया है, तो यह ब्रिज भाषा में लिखा गया है। श्रृंगारिक रस मंडन जो है, जो वल्लभ संप्रदाय के आचार्य विठलनाथ थे उनके द्वारा रचित है श्रृंगारिक रस मंडल। ये भी आपको याद रखना है कि ये भी ब्रिज भाषा में ही लिखा गया है। मौलिक गद्य लिखने वाले पहले लेखक महाराज विश्वनाथ सिंह हैं, जिन्होंने आनंद रघुनंदन गद्य में लिखा है। तो आपको याद रखना है ब्रिज भाषा के मौलिक गद्य, मौलिक का मतलब जिन्होंने अपना मतलब किसी का अनुवाद नहीं किया हुआ, खुद का जो गद्य लिखा है वो लिखा है विश्वनाथ जी ने, और जिनका की रचना है आनंद रघुनंदन। दक्षिणी हिंदी गद्य को श्रेष्ठ साहित्यिक स्वरूप मुल्ला वजही ने प्रदान किया, जिनकी सब रस रचना दक्षिणी हिंदी की एक श्रेष्ठ उपलब्धि है।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है कि सब रस किस भाषा में रचित है, तो आपको पता होना चाहिए दक्षिणी हिंदी। और किसके द्वारा रचित है? मुल्ला वजही। इसके बाद हम देखते हैं कि हुस्नो दिल ग्रंथ पर आधारित सबरस रचना की शैली का प्रभाव इंशा अल्लाह खां आदि प्रवर्तित गद्य लेखकों पर भी देखा जा सकता है। अब आपको ये भी याद रखना है कि जो सबरस रचना है वो किस ग्रंथ पर आधारित है? हुस्नो दिल ग्रंथ पर आधारित है। तो नेट पर तो ऐसे ही जो क्वेश्चंस है वो खोज खोज कर पूछे जाते हैं, तो ये आपको बहुत मतलब अपने नोट्स में शामिल कर लेना है, इसको बनाते जाना है, शॉर्ट नोट्स बनाते जाना है इनके साथ के साथ, और इनको याद रखना है। खड़ी बोली खड़ी हिंदी गद्य का श्री गणेश 16वीं सदी के गंग कवि के चंद छंद वर्णन की महिमा से होता है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल व ताराचंद ने भी स्वीकार किया है। 18वीं सदी में, अब याद रखना है कि जो खड़ी बोली हिंदी गद्य का हमने काव्य भाषा देखी है वो अमीर खुसरो से शुरू हो रही है। उन्होंने कहा कि खड़ी बोली को प्रथम बार काव्य भाषा में किसने इस्तेमाल किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि खड़ी बोली हिंदी गद्य का श्री गणेश किसने किया था? तो प्रथम बार तो वो गंग कवि के चंद छंद वर्णन की महिमा से होता है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल व ताराचंद ने भी स्वीकार किया। 18वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी गद्य की राम प्रसाद निरंजनी कृत भाषा योग विशिष्ट एक महत्वपूर्ण रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अब तक की कृतियों में यह रचना अपने परिष्कृत रूप में दिखलाई पड़ती है। दौलत जैन के पद्म पुराण रचना खड़ी बोली गद्य की एक अन्य प्रमुख रचना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अब तक की कृतियों में ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वक्तव्य को रखा गया है कि अब तक की कृतियों में यह रचना अपने परिष्कृत रूप में दिखलाई पड़ती है। तो ये किस रचना की बात की जा रही है? भाषा योग वशिष्ठ। किसके द्वारा रचित है? राम प्रसाद निरंजनी द्वारा। और किसमें है? हिंदी की खड़ी बोली हिंदी में रचित है। तो ये आपको याद रखनी है। भाषा योग विशिष्ट 1741 इसका जो टाइम पीरियड है वो भी साथ में दिया गया है। दौलत जैन की पद्म पुराण रचना खड़ी बोली गद्य की एक प्रमुख रचना है। वस्तुतः 18वीं सदी की पूर्व खड़ी बोली गद्य के स्वरूप की झलक चंद छंद वर्णन की महिमा से मिलती है। तो भाषा योग विशिष्ट में गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखलाई पड़ता है। अगर पूछा जा रहा है कि जो खड़ी बोली की शुरुआत, गद्य की शुरुआत कहाँ से हुई, तो वो चंद छंद वर्णन की महिमा से हुई। लेकिन भाषा हिंदी की खड़ी बोली हिंदी खड़ी बोली जो है उसका परिष्कृत रूप किस रचना में दिखाई पड़ता है? तो वो भाषा योग वाशिष्ठ में ही दिखाई पड़ता है। इसके बाद है 19वीं सदी के दौरान खड़ी बोली हिंदी के विकास में निम्न 4 पक्षों का महत्वपूर्ण योगदान था। कौन से? यानी कि जो ये भी क्वेश्चन आता है कि हिंदी की खड़ी बोली में के विकास में किस किस का योगदान है। तो यहाँ पर 4 पक्ष दिए गए हैं जो महत्वपूर्ण है, इनको आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। जैसे कि नंबर 1 ईसाई मिशनरियों का योगदान। ईसाई मिशनरियों का योगदान हल्का सा मैं बता देती हूँ कि जैसे ईसाई मिशनरियाँ जो थे वो अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया था कि जो बाइबिल थी उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर कर उसको छपवाया और फिर लोगों के बीच उसको बांटा था अपने धर्म के प्रचार करने के लिए। दूसरा है फोर्ट विलियम कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थानों का योगदान। फोर्ट विलियम कॉलेज को तो सभी जानते हैं, ठीक है, उसका भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। धार्मिक पुनर्जागरण की से जुड़ी संस्थाओं का योगदान। भारतीय हिंदू युग का योगदान। नंबर 1 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के 5 जमाने के साथ ही ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ, जिनका उद्देश्य धर्म प्रचार करना था। भारतीय जनता, खासकर बहुसंख्यक निर्धन जनता के बीच बैठने के लिए उनके समक्ष हिंदी ही एकमात्र साधन थी। फलत अनेक विद्यालयों की स्थापना, धर्म ग्रंथों का अनुवाद, हिंदी के व्याकरण ग्रंथों का निर्माण, ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें की उपलब्धता इत्यादि विभिन्न कार्य ईसाई मिशनरियों द्वारा किए गए। दाऊद के गीत, एंजिल की तफसीर, मत परीक्षा, धर्म तुला, गंगा का वृत्तांत आदि इत्यादि पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। तो ये आपको याद रखना है कि ईसाई मिशनरियों ने किन पुस्तकों का
जो है प्रकाशन किया। दाऊद के गीत, एंजिल की तफसीर, मत परीक्षा, धर्म तुला, गंगा का वृत्तांत। इन पुस्तकों के लेखन और प्रकाशन में J.T. थॉमसन, जॉन गियोर, ई ग्रिप्स, विलियम केरे इत्यादि के नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इन कार्यों द्वारा ईसाई मिशनरियां यह दर्शाना चाहती थी कि वे जनता का सचमुच उद्धार करना चाहती हैं। ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की भाषा में अनगढ़ता, विराम चिन्हों की अव्यवस्था और पुरानी गद्य शैली के प्रयोग के बावजूद उनके उद्देश्यों में खड़ी बोली हिंदी का काफी उद्धार हुआ। यानी कि अभी हिंदी चल तो रही थी, हिंदी को बढ़ावा तो मिल रहा था, लेकिन उसमें अभी भी कुछ ग्रामेटिकली मिस्टेक्स थी जिन्हें करेक्ट नहीं किया जा रहा था, और जो गद्य की शैली थी वो भी पुरानी थी। हिंदी गद्य के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थाओं का योगदान भी अविस्मरणीय है। लॉर्ड वेल्जली ने ICS के अधिकारियों को हिंदी का ज्ञान कराने के उद्देश्य से 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। जॉन गिलक्रास्ट को हिंदुस्तानी भाषा का अध्यापक बनाया गया। लल्लू लाल तथा सदल मिश्र ने भाखा मुंशी पद पर काम करते हुए क्रमशः प्रेम सागर व नचिकेतोपाख्यान ग्रंथों की रचनाएं की। उस समय स्वतंत्र रूप से हिंदी गद्य लिखने वालों में मुंशी सदा सुखलाल और इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी मुख्य है। प्रेम सागर और नासिकेतोपाख्यान के अलग हिंदी गद्य भाषा का नमूना बेताल पच्चीसी, यानी कि ऐसी ही भाषा का नमूना कहाँ मिलता है? बेताल पच्चीसी। और अनुदित ग्रंथ लल्लू लाल एवं काजिम अली 1801। यानी बेताल पच्चीसी जो है वो जो है सुमति मिश्र द्वारा रचित है। बहुत सारे लेखकों द्वारा रचित आपको मिलेगी बेताल पच्चीसी, जिसमें कि विक्रम और बेताल की 25 कहानियों का संकलन है, इसलिए उसे बेताल पच्चीसी कहा जाता है। तो वो आपको याद रखना है कि सिर्फ एक के द्वारा ही रचित नहीं है, लल्लू लाल द्वारा भी रचित है, सुमति मिश्र द्वारा भी रचित है, काजिम अली ने भी इसका अनुवाद किया है। और सिंहासन बत्तीसी, यहाँ पर भी 32 कथाओं का संकलन है, तो ये भी सैयद अब्दुल्ला द्वारा रचित बताई गई है, जबकि सिंहासन बत्तीसी भी इनके द्वारा लल्लू लाल द्वारा रचित है। इनकी भाषा को रेख्ता कहा गया। अब रेख्ता भाषा क्या होती है? जहाँ पर उर्दू मिश्रित होती है। यह रेख्ता गिलक्रास्ट की हिंदुस्तानी ही है। यानी कि रेख्ता पूछा जाए रेख्ता कौन सी भाषा है, तो हिंदी और उर्दू का मिश्रित रूप है होता है, उसको रेख्ता कहा जाता है। और गिलक्रास्ट ने इसको हिंदुस्तानी कहा है, जिसमें बोलचाल के शब्दों में हिंदुस्तानीकरण का प्रयास दिखाई पड़ता है। खड़ी बोली गद्य के इन प्रारंभिक लेखकों की भाषा सर्वथा परिमार्जित और साहित्योपयोगी न होते हुए भी आगे की पीढ़ी के लिए पथ प्रदर्शक बने। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी तथा कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी ने भी हिंदी के अच्छे पाठ्यक्रम शुरू किए, जिससे हिंदी भाषा के विकास को प्रश्रय मिला। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी के अंतर्गत हिंदुस्तानी विभाग स्थापित किया गया, जिसे कि बाद में हिंदी विभाग का नाम दे दिया गया है। 1817 से 1832 ईस्वी तक इस सोसाइटी ने 60 पुस्तकें प्रकाशित की, जिनमें दर्जन भर पुस्तकें हिंदी की थी। खड़ी बोली हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु पूर्व हिंदी के 4 गद्य लेखकों इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल नियाज भी इनको नाम के साथ आता है, सदा सुखलाल नियाज का योगदान सराहनीय था। इंसा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी, यानी कि नासिकेतोपाख्यान, इसके 2 नाम है, के द्वारा हिंदी कहानी साहित्य की नींव डाली, तो सदल मिश्र ने खड़ी बोली को व्यवहारोपयोगी रूप एवं उसे प्रौढ़ता प्रदान की। यहाँ पर धार्मिक पुनर्जागरण से जुड़ी संस्थाओं हमने पढ़ लिया। मिशनरियों ने जो काम किया था, किस लिए किया था कि वो अपने धर्म को बढ़ावा देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहुत सारे विद्यालयों का निर्माण किया, अपने धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया। और उसके बाद हमने पढ़ा है जो सेकंड पे है कि जो हिंदी गद्य के विकास में जो फोर्ट विलियम कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1800 में हुई और किसने की थी? लॉर्ड वेल्जली ने।
लॉर्ड वेल्जली ने 1800 में स्थापना की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता में की थी, जिसमें जो जॉन गिलक्रास्ट थे वो हिंदी के अध्यापक बने थे। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहती है कि जो हम पूछा जाता है कि क्वेश्चन फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की, तो वहाँ पर जो लॉर्ड वेल्जली और गिलक्रास्ट में कंफ्यूजन रहती है। तो स्थापना लॉर्ड वेल्जली ने की थी। उसका उद्देश्य क्या था? अधिकारियों को हिंदी ज्ञान, आईसीएस के अधिकारियों को हिंदी ज्ञान कराना। और जबकि गिलक्रास्ट ने क्या किया था कि हिंदी भाषा के वो अध्यापक थे वहाँ पर, और लल्लू लाल और सदल मिश्र भाखा मुंशी पद पर थे। तो इस तरीके से इन्होंने हिंदी को बढ़ावा देने में अपना सहयोग दिया। अब आगे बताया जा रहा है कि धार्मिक पुनर्जागरण से जुड़ी संस्थाएं। नंबर 3, यथा ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि ने भी खड़ी बोली के विकास में अपने तरीके से योगदान दिया। राजा राम मोहन राय ने उदंड मार्तंड, वेदांत सूत्र, पंपलेट आदि हिंदी में प्रकाशित किए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ण व्यवस्था, मूर्ति पूजा पर जबरदस्त प्रहार किया, जिससे तत्कालीन संगठन बौखला गए और आर्य समाज के साथ अन्य संप्रदायों के शास्त्रों की धूम मच गई। इनका माध्यम बनी हिंदी। फलत खड़ी बोली गद्य को नए रूपों में सजने संवरने का मौका मिला। अंग्रेज महिला एनी बेसेंट जब भारत आई तो वह भाषण प्राय हिंदी में ही देती थी। नवीन चंद्र राय, केशव चंद्र सेन, श्रद्धाराम फुल्ले फिल्लौरी ने भी खड़ी बोली हिंदी गद्य के विकास में सराहनीय भूमिका अदा की। इस क्रम में खड़ी बोली का खूब प्रचार प्रसार हुआ। खड़ी बोली हिंदी गद्य को विकसित करने में, गद्य के स्वरूप निर्धारण करने पर, हिंदी गद्य के लेखन को एक नई दिशा देने में भारतेंदु एवं भारतेंदु मंडल के रचनाकारों का अमूल्य योगदान है। भारतेंदु आधुनिक हिंदी के जनक थे। अब याद रखना है हमें कि भारतेंदु आधुनिक हिंदी के जनक थे, जबकि हमने पढ़ा है कि अमीर खुसरो जो थे वो आदिकाल में जो हिंदी है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं, कि काव्य भाषा के प्रवर्तक माने जाते हैं। जबकि आधुनिक हिंदी के जो प्रवर्तक है, या इसको हम कह सकते हैं, तो वो कौन है? आधुनिक हिंदी के जो जनक है वो कौन थे? भारतेंदु है, जिनके उदय होते ही खड़ी बोली हिंदी गद्य के क्षेत्र में युगांतर उपस्थित हुआ। भारतेंदु से पूर्व राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और लक्ष्मण सिंह तथा भारतेंदु मंडल के साहित्यकारों ने खड़ी बोली हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजा शिव प्रसाद प्रारंभ में ऐसी चलती ठेठ हिंदी के प्रबल समर्थक थे, जिनमें सर्वसाधारण में प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। यानी कि राजा शिव प्रसाद प्रारंभ से ही किसके समर्थक थे? हिंदुस्तानी भाषा के, यानी कि जिसमें हिंदी उर्दू दोनों मिश्रित हो। इनकी रचना बामा मनोरंजन की भाषा ऐसी ही है। मानव धर्म सार, राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, भूगोल, हस्तामलक इनकी अन्य चर्चित रचनाएं हैं। ये सब राजा शिव प्रसाद प्रारंभ की शिव प्रसाद द्वारा ही रचित रचनाएं हैं, जिनमें हिंदी गद्य की प्रौढ़ता के दर्शन होते हैं। रामविलास शर्मा ने भूगोल, हस्तामलक की भाषा को बोलचाल की हिंदी कहा है। ये हमें याद रखना है कि बोलचाल की हिंदी किस रचना में माना है रामविलास शर्मा ने? तो भूगोल, हस्तामलक और की रचना में। और ये किसके द्वारा रचित है? तो ये रचित है शिव प्रसाद द्वारा। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास की प्रसिद्ध रचनाओं अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश का हिंदी अनुवाद करते हुए अपनी भाषा संबंधी दृष्टिकोण इस प्रकार स्पष्ट किया। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। ये जो वाक्य है ये बहुत बार पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा कहा गया है, क्योंकि वो कहते थे कि हिंदी हो तो शुद्ध हिंदी हो, उसमें जो उर्दू का मिश्रण है वो उसे वर्जित मानते थे। वे संस्कृत और हिंदी के ही पक्षधर थे। 1891 में हिंदी साहित्य जगत में देवकी नंदन खत्री का आगमन हुआ, जिन्होंने चंद्रकांता संतति और चंद्रकांता के माध्यम से दूसरी भाषाओं में लाखों पाठकों को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित किया। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कथा साहित्य में देवकी नंदन खत्री एक शलाका पुरुष थे, जिन्होंने हिंदी भाषा के विकास की दिशा में एक विशाल पाठक वर्ग का निर्माण अकेले किया।
उतना शायद उनके युग में सारे उपन्यासकार मिलकर भी नहीं कर पाए, क्योंकि जो चंद्रकांता संतति है, जो चंद्रकांता है, वो जो लेखक हैं उन्होंने बांग्ला भाषा में लिखी थी, लेकिन वो इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि उसको पढ़ने के लिए लोगों ने क्या किया है कि उसको हिंदी में ट्रांसलेट भी करवाया गया, कई भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ और लोगों ने बांग्ला भी सीखी और हिंदी भी सीखी और उसको पढ़ने के लिए। खड़ी बोली हिंदी गद्य को विकसित करने में साहित्यिक संस्थाओं का योगदान काफी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करें साहित्यिक संस्थाएं। 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना के साथ हिंदी गद्य में सुव्यवस्थित निर्माण के एक नए अध्याय का श्री गणेश हुआ। इससे हिंदी साहित्य संबंधी समीक्षात्मक, अन्वेषणात्मक एवं शोधपरक निबंधों का प्रकाशन आसान हुआ और हिंदी गद्य को एक नई दिशा मिली। इस सभा में हिंदी साहित्य का अध्ययन करने के लिए 1899 में आर्य भाषा पुस्तकालय की स्थापना हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। 1899 में आर्य भाषा पुस्तकालय की स्थापना हुई और काशी नागरी प्रचारणी सभा के 3 वर्षों के अथक परिश्रम का ही परिणाम था कि 1900 में अदालत में हिंदी को स्थान मिला। कब मिला? 1900 में। और अदालत में क्या मिला? हिंदी को स्थान मिला। अब याद रखना है 1893 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। 1893 में स्थापना हुई। ठीक है, तो इसके और 93 और 1899 में आर्य भाषा पुस्तकालय की स्थापना हुई। ठीक है, 20वीं सदी, अब बात कर रहे हैं हम 1901 से 2000 तक। 20वीं सदी के प्रथम 2 दशकों में हिंदी भाषा के विकास के परिमार्जन की दृष्टि में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। भारतीय हिंदू युग तक हिंदी गद्य का स्वरूप निश्चित हो गया था और इसमें साहित्य रचनाएं भी पर्याप्त होने लगी थी, किंतु हिंदी गद्य के परिमार्जन का कार्य शेष था। यह काम महावीर प्रसाद द्विवेदी के आगमन से पूरा हुआ। हिंदी गद्य की प्रौढ़तम रूप द्विवेदी युग के उपरांत प्रेमचंद के नजर आई। खड़ी बोली हिंदी गद्य को प्रौढ़ता प्रदान करने में अमर उपन्यासकार, कहानीकार मुंशी प्रेमचंद की महती देन है। आगे चलकर खड़ी बोली हिंदी गद्य के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, वृंदालाल वर्मा, जैनेन्द्र कुमार निराला, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, अज्ञय, इला चंद्र जोशी, गुलाब राय, राहुल सांकरतायन, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंदन पंत, रांगे राघव, प्रभाकर वाजपेयी, यशपाल, नामवर सिंह सरीखे दिग्गज साहित्यकारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके माध्यम से खड़ी बोली हिंदी गद्य परवान पर चढ़ा और हिंदी गद्य के क्षेत्र में बहुविध नवीन गद्य शैलियां विकसित हुई। हिंदी गद्य के विविध अंगों, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, जीवनी, साहित्य, रेखाचित्र, डायरी, रिपोर्टाज इत्यादि का पूर्ण विकास हुआ। ये विधाएं आज भी निरंतर विकासशील हैं। पत्र पत्रिकाओं, अब देखिए पत्र पत्रिकाओं का भी बहुत सहयोग था हिंदी को बढ़ावा देने में। जनसत्ता, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, आज, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, हंस, बागर्त, पाखी, आलोचना इत्यादि ने भी हिंदी गद्य के विकास में सराहनीय भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता मिली। कब मिली? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता मिली। याद रखिएगा कि 14 सितंबर को 1949 को ही हम कहते हैं कि जो हिंदी है वो हमारी राजभाषा बनी और उसी को हम राष्ट्रभाषा के रूप में, यहाँ पर आज भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं माना जा सकता, क्योंकि सिर्फ उसको मान्यता है। मान्यता मतलब अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं भारत के अंदर, इसलिए उसको मान्यता है कि उसको राष्ट्रभाषा हम मानते हैं। जबकि अभी तक संविधान में इसे हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है और जब तक संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिलता तब तक हम उसको क्या नहीं मान सकते? राष्ट्रभाषा नहीं मान सकते। वैसे तो बहुत सारी पुस्तकों में आपको मिलेगा 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी हमारी राजभाषा बनी, लेकिन नहीं बनी। क्योंकि राजभाषा कब बनी? जब इसको संविधान में मान्यता प्राप्त हुई, इस संविधान में लागू कर दिया गया, लिखित रूप में प्रतिष्ठित कर दिया गया, तो इसको राजभाषा का दर्जा मिला।
जबकि राष्ट्रभाषा सिर्फ मानी जाती है, अभी इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। तो याद रखना है 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान के लागू होते ही हिंदी अन्य शर्तों के साथ भारत की राजभाषा के रूप में भी प्रतिष्ठित हुई। अन्य शर्तों का शर्तों का मतलब है कि जो भारत है उसको 3 क्षेत्रों में बांट दिया गया, क्षेत्र क, ख और ग। जहाँ पर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी चलती है तो वहाँ पर सारे काम हिंदी में होंगे। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी भी चलती है और अपनी, जैसे पंजाब है वहाँ पर पंजाबी भी चलती है, हिंदी भी चलती है। महाराष्ट्र है तो वहाँ पर जो कार्यालयों में जो कार्य होगा वो एक हिंदी में होगा और एक उनकी अपनी लैंग्वेज में मतलब इंग्लिश अपनी लैंग्वेज में भी होगा। ठीक है। और तीसरा क्षेत्र है जहाँ पर गए क्षेत्र जिसमें जहाँ पर हिंदी भाषी लोग नहीं रहते, जैसे कि तमिल, तेलुगु, केरल वगैरह। तो उस वहाँ पर जो है जो कार्यालयों का जो काम होगा, जो पत्राचार होगा, वो एक इंग्लिश में ही दिया गया है कि इंग्लिश में होगा। तो इस तरीके से बांटा गया है। इसके साथ साथ इन्हीं शर्तों के साथ साथ जो राजभाषा है उसको प्रतिष्ठित कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 में। 7 जून 1955 को प्रथम राजभाषा आयोग बना। 7 जून 1955 को प्रथम राजभाषा आयोग बना और 1963 ईस्वी में राजभाषा अधिनियम पारित हुआ। ये याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। 1976 में संसदीय राजभाषा समिति का गठन हुआ। 1961 में शिक्षा मंत्रालय ने वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग। 1971 में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन हुआ। स्वतंत्रता के बाद राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास में ये आयोग और समितियां नियामक सिद्ध हुए। आज हिंदी का प्रयोग कई रूपों में हो रहा है, यथा राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, मानक भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। आपको पता होगा कि चीनी जो भाषा है वो विश्व में बोले जाने वाली प्रथम भाषा है और दूसरे नंबर पर है वो हिंदी है, जो विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। हिंदी हमारा फिजी है, इंडोनेशिया है, ऐसे देशों में हिंदी ही बोली जाती है। 21वीं सदी का युग अनेक विमर्शों का युग है। वर्तमान दशक में स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श एवं वृद्ध विमर्श का जोर है। इन समकालीन विमर्शों में जिंदगी की पीड़ा, दर्द, संघर्ष, विडंबना, दहशत, भय के साथ जिंदगी की आकांक्षा, स्वप्न, संघर्ष इत्यादि विविध भाव यथार्थवादी गद्य भाषा में अभिव्यक्त हो रहे हैं। अब खड़ी बोली से संबंधित कुछ समणीय तथ्य हैं जो हमें याद रखने हैं, यानी कि अभी तक हमने जो पढ़ा है उसी में से कुछ याद रखने के लिए कुछ अलग से बताया गया है, वो हमको याद रखना है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की प्रतिनिधि बोली है। यह शोर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ग्रेसन ने खड़ी बोली को देशी हिंदुस्तानी कहा है। याद रखना है जो गिलक्राइस्ट थे उन्होंने हिंदी का कौन सा रूप माना, हिंदुस्तानी माना, और ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया, देशी हिंदुस्तानी। देशी हिंदुस्तानी कहा। नागरी, सर हिंदी और कोरवी खड़ी बोली के अन्य नाम है। नागरी है, सर हिंदी है और कोरवी है। अब खड़ी बोली के क्षेत्र कौन से हैं? उत्तरी भारत के सामान्य बोलचाल की भाषा अर्थात शुद्ध कोरवी का क्षेत्र, गंगा जमुना का उत्तरी देहरादून का मैदान भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, पश्चिम में यमुना नदी के पार अंबाला तक, दक्षिण पूर्व में बिजनौर जिला, मुरादाबाद, रामपुरा जिला के उत्तरी भाग इत्यादि। हरियाणवी और खड़ी बोली में बहुत कम अंतर है, क्योंकि देखिए दोनों ही शोर से नहीं अपभ्रंश से दोनों भाषाओं का विकास हुआ है, चाहे वो कोरवी कह लो या फिर हरियाणवी कह लो। यहाँ पर खड़ी बोली है, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अवधि आकारांत, ब्रिज भाषा ओकारांत, खड़ी बोली आकारांत प्रधान भाषा है। अब याद रखना है कि अवधि भाषा है वो आकारांत है, ब्रिज भाषा ओकारांत है, यानी कि अवधि में अ का साउंड ज़्यादा आता है
ब्रिज भाषा में ओ का साउंड ज्यादा आता है, जबकि खड़ी बोली आकारांत है, इसमें आ का साउंड ज्यादा आता है, जैसे छोटा, खोटा, मोटा इत्यादि। अब यहाँ पर आपको आदिकालीन हिंदी ग्रंथ भी दिए गए हैं जहाँ से हिंदी की शुरुआत होती है। आदिकालीन है तो याद रखना है कुवलय माला कथा उद्धोतन सूरी द्वारा रचित है। राउल बेला रोड़ा कवि प्रेम काव्य पर गद्य का प्रयोग, यानी कि आपको याद रखना है राउल बेला है वो कौन सा गद्य है, प्रेम काव्य है। कौन सा है, गद्य रचना है, और क्या है, प्रेम काव्य है। किसके द्वारा रचित है, रोड़ा कवि द्वारा रचित है। कौन सी सदी में लिखा गया है, 11वीं सदी में लिखा गया है। भाषा कौन सी है भी, खड़ी बोली है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा द्वारा रचित है। महाराज गोविंद चंद के सभा पंडित दामोदर शर्मा सभा पंडित थे। ये पूछा जा सकता है कि किसके सभा पंडित थे, तो महाराज गोविंद के सभा पंडित थे। राजा द्वारा राजकुमारों को संस्कृत की शिक्षा देने के उद्देश्य से उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना हुई थी। और कब हुई थी, 1145 ईस्वी में रचना काल। व्याकरण ग्रंथ है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर 14वीं सदी है। इनका ढांचा विश्व कोशात्मक है। मैथिली गद्य की रचना है। सुनीति कुमार चटर्जी द्वारा संपादित ग्रंथ है। अब इसमें याद रखना है आपको, जो वर्ण रत्नाकर है वो किसके द्वारा रचित है, ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा। किस सदी में रचित है, 14वीं सदी में। और इसका जो ढांचा है यानी इसमें क्या है, ये विश्व कोशात्मक है। और किस में रचना है, ये इसकी भाषा मैथिली गद्य की रचना है। ये मैथिली गद्य की रचना है जो और सुनीति कुमारी चटर्जी द्वारा संपादित ये ग्रंथ है। ये भी पूछा गया है एक बार कि ये ग्रंथ है ये किसके द्वारा संपादित है, तो याद रखना है सुनीति कुमार चटर्जी द्वारा। नेक्स्ट है कीर्तिलता। अब कीर्तिलता यहाँ पर आपको खड़ी बोली दी गई है। इसकी भाषा कहीं कहीं पर इसको अवट भाषा भी इसमें मिलती है। तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं था खड़ी बोली और अवट भाषा में। तो कीर्तिलता विद्यापति द्वारा रचित है, वीर गाथात्मक काव्य है। और किसके आश्रयदाता कौन थे, कीर्ति सिंह थे। और कौन सी सदी में, 14वीं सदी की रचना काल है। अब इसमें राजस्थानी गद्य का भी आपको दिया गया है कि राजस्थानी गद्य में यानी कि ये आरंभ में जैसे रचना हुई है आदिकाल में खड़ी बोली के आरंभ होने के बाद में जैसे भाषाओं का विकास हुआ है उसमें फिर रचनाएं होने आरंभ हुई है, तभी वो भाषा बनी है, साहित्य जब उसमें लिखा जाने लगा है। तो ये है राजस्थानी गद्य। राजस्थानी गद्य का सूत्रपात 10वीं सदी में हो गया था। मोतीलाल मनेरिया ने राजस्थानी गद्य का प्रारंभ अनुमानतः 13वीं सदी के मध्य माना है। पंचाख्यान फतेह राम विरागी, मीराजुल आस्कीन, ख्वाजा बंदा नेवाज गेसूद राज दक्षिणी हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक है। तो ये पूछी जा सकती है, दक्षिणी हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक है ख्वाजा बंदा नेवाज गेसूद राज। प्रारंभिक काल के सबसे प्रसिद्ध गद्य लेखक शिकारनामा, तिला बतुल वजूद ये इसके अन्य ग्रंथ है। सबरस ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, 1636 में इसकी रचना हुई है। और रचनाकार वजही मुल्ला वजही है। और उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना है, दक्षिणी हिंदी की प्रतिनिधि रचना है। इसके बाद आप देखिए चार दरवेश का फारसी में दक्षिणी में अनुवाद सैयद हुसैन अली खां खड़ी बोली मूल रूप से दक्षिणी हिंदी में अधिक समीप है। अब आगे आपको गुरुमुखी लिपि की खड़ी बोली की जो गद्य रचना है वो बताई गई है। गुरुमुखी लिपि भाषा योग वाशिष्ठ है के पूर्व पंजाब के सोडी मिहिरीवान यानी कि चंटू सड़पोथी और हरिजी सुस्मनी सनहंसर नाम गोष्ठ मिहिरीवानु पोथी हरिजी दयाल अनेमी गीता भाषा अवगत उल्लास अष्टावक्र भाषा आदि लेखक खड़ी बोली गद्य में अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर चुके हैं। ये इतने सारे दिए गए जैसे गीता भाषा अवगत उल्लास ये सारे आपको याद रखने हैं। भाषा योग वाशिष्ठ है हरिप्रसाद निरंजनी द्वारा रचित है। ब्रिज भाषा गद्य का प्राचीनतम रूप शुक्ल के अनुसार 1400 में गोरखपंथी योगियों ने अपने धार्मिक उपदेशों में किया था। गद्य का प्राचीनतम रूप ब्रिज भाषा का डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने पृथ्वीराज रासो में बचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को ब्रिज भाषा गद्य का प्राचीनतम रूप माना है। दयाल अनेमी गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य के लेखक थे।
यानी कि जैसे कि दयाल अनेमी है वो गुरुमुखी लिपि किसकी है अभी, पंजाबी की जो लिपि है वो है गुरुमुखी लिपि। तो वो में खड़ी बोली गद्य के लेखक थे। ब्रिज भाषा में गद्य साहित्य, अब ब्रिज भाषा में जो गद्य साहित्य लिखा गया, श्रृंगार रस मंडन है, गोस्वामी विठलनाथ जी द्वारा रचित 16वीं सदी में। कौन थे, वल्लभाचार्य के पुत्र थे। और 84 वैष्णव की वार्ता 16वीं सदी में रचित है। 252 वैष्णव की वार्ता 16वीं सदी में गोकुलनाथ द्वारा रचित है, जो कि विठलनाथ के पुत्र थे। विठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र थे और जो गोकुलनाथ थे वो विठलनाथ के पुत्र थे, याद रखना है। आनंद रघुनंदन है, महाराज शिव प्रसाद सिंह ब्रिज भाषा में मौलिक गद्य के प्रथम लेखक हैं। अष्टायाम, रामा अष्टायाम भी इसका नाम है, ये नाभादास द्वारा रचित है। सिद्धांत विचार ध्रुवदास द्वारा रचित है। ध्रुवदास लिखा, बनारसी दास जैन, वेताल पचीसी, सुरती मिश्र। अब यहाँ देखिए, वेताल पचीसी लल्लू लाल द्वारा भी रचित है और सुरती मिश्र द्वारा भी रचित है। अगहन महात्म्य, वैशाख महात्म्य बेखुंड मनीष शुक्ल द्वारा, सेवक चरित प्रियदास द्वारा, आईने अकबरी की भाषा बचनिका हीरा लाल द्वारा, राजनीति माधव विलास गद्य और पद्य मिश्रित है, लल्लू लाल द्वारा रचित है। सोमवंशन की वंशावली, माणिक लाल ओझा, संग्रह कवित हरिनाथ गुजराती, अणबू विलास रामचरण दास, राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक थे रामचरण दास। रसिक गोविंदानंदन 1801 रसिक गोविंद द्वारा रचित। व्यंगार्थ कौमुदी प्रताप शाही रीति ग्रंथ द्वारा रचित है। ये सब ब्रिज भाषा में रचित है। शकुंतला नाटक 1861 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा रचित है। मेघदूत रघुवंश का अनुवाद भी इन्होंने किया है। एक अद्भुत स्वप्न भारतेंदु द्वारा रचित है। एक अद्भुत स्वप्न ब्रिज भाषा में, ये पूछा जा चुका है नेट में। ब्रिज भाषा में रचित है एक अद्भुत स्वप्न, किसके द्वारा रचित है, भारतेंदु द्वारा रचित है। आगे है हिंदी, गंगा प्रसाद शुक्ल द्वारा रचित है और इसे हिंदुई भी कहा गया है। ये ब्रिज भाषा का साहित्य है। अग है ये हिंदुई और इसको इंग्लिश डिक्शनरी भी कहा गया है। खड़ी बोली के लेखकों के भाषा के गुण दोष, अब यहाँ पर आपको कुछ दिए गए हैं। जैसे कि देखिए, खड़ी बोली के लेखक हैं, उनके अंदर क्या गुण थे, क्या दोष थे। सदा सुखलाल न्यास द्वारा रचित जो रचना है उसमें क्या गुण थे, गुण तो नहीं दिए गए हैं, दोष बताए गए हैं। इसमें पंडिताईपन है, जो कि संस्कृत निष्ठ भाषा थी, हिंदी तो थी लेकिन तत्सम शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। लल्लू लाल द्वारा रचित जो रचना है उसमें दिल्ली आगरे की खड़ी बोली का इस्तेमाल हुआ है। ब्रिज भाषापन है, यानी कि यहाँ पर जो खड़ी बोली है हिंदी तो है लेकिन वो किसी ना किसी से, जैसे संस्कृत से इंस्पायर है, किसी से ना किसी से जुड़ी हुई है। यहाँ पर ब्रिज भाषापन दिखाई पड़ रहा है। सदल मिश्र द्वारा जो रचित रचना है प्रेम सागर में व्यवहारिक भाषा है लेकिन उसमें पूर्वीपन है जो हिंदी भाषा के अंदर। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनको हिंदी पर उर्दू ए मुल्ला, हिंदी पर मिला है उर्दू ए मुअल्ला का तमगा पहनाया। भाषा संस्कृत मिश्रित हिंदी, ठीक है। तो इनकी जो भाषा है वो क्या है भाई, वहाँ पर उनके उर्दूपन है। ये तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो हिंदुस्तानी के पक्षधर थे जिसमें हिंदी और उर्दू मिश्रित है। अरबी फारसी भाषा के जो शब्द है उनकी भी बहुलता है और उन्होंने उसे अपनाया है अपनी रचनाओं में। राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत हिंदी का समर्थन करते थे, सिर्फ संस्कृत के शब्द अधिक मिलते हैं। आगरे की बोलचाल का पुट खालिशपन और आवारापन है। खालिशपन यानी कि शुद्धता है भाषा के अंदर जो आगरे की बोलचाल में मिलता है, और आवारापन यानी कि बहुत ही जो भाषा है वो उसको एकदम से मतलब पकड़ नहीं किया गया बल्कि उसको छूट मिली है आगरे की बोलचाल की भाषा के रूप में। भारतेंदु आधुनिक हिंदी गद्य भाषा के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये इनका गुण है। और दोष है कि गद्य भाषा खड़ी बोली को परिमार्जित चलता मधुर रूप प्रदान किया। तो ये दोष तो नहीं है मेरी नज़र में, ये तो अच्छी बात है कि उन्होंने गद्य भाषा खड़ी बोली का परिमार्जित और चलता और मधुर रूप प्रदान किया, कि जो उस समय जो चल रहा था आधुनिक हिंदी का जो रूप चल रहा था उसको भी इन्होंने कुछ इनहेंस किया, परिमार्जित किया।
तो इस प्रकार से आज का जो हमारा टॉपिक है हम यहीं तक करेंगे। कल हम फिर इसी का ही लेक्चर आगे कंप्लीट करेंगे, हिंदी की बोलियां, वर्गीकरण तथा उसके क्षेत्र। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सीख गया।